है गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है दिव्या और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पंचायती राज के क्वेश्चन। ठीक है, पंचायती राज के हम लोग क्वेश्चन कवर करेंगे जिसमें कि कहा गया है ये पॉलिटी का मुख्य भाग है। ठीक है ना, पंचायती राज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, आपको बता दें। और दूसरी बात कि हम लोग बाकी चैनल्स की तरह आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम वही कवर कर रहे हैं जो कि परीक्षा में ऑब्वियसली पूछे जाते हैं। तो गाइस आपको बता दें कि जो लोग वनडे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो लोग वनडे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो उनके लिए प्रश्न सारे रामबाण प्रश्न है, ये समझ लीजिए। और आपको ये बहुत ही काम का है, तो आप लोग इसमें जुड़े रहिए। और आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कृपया करके सब्सक्राइब करें, और वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक भी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 9th शेड्यूल में, 9th भाग में, दूसरा है 6 में, और ऑप्शन सी है 3rd में, ऑप्शन डी है 4th में। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब 9th शेड्यूल में दिया गया है। तो दूसरी चीज़ आपको समझ लीजिए कि पंचायती राज को जो इसके नियम का गठन का निर्देश दिया है आर्टिकल 40 में इसके गठन के बारे में निर्देश दिया गया है, जो कि 1991 से 73वां संविधान संशोधन के द्वारा ये लागू हुआ था। और 1993 से यह एक संवैधानिक संस्था के रूप में इसे मान्यता भी मिल गई। तो आपको बता दें कि 9वें भाग में इसका वर्णन किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। इसमें है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। देखिए, मैं फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बहुत सारी डिटेल्स बताने वाली थी, लेकिन आपको ये जो हम पूरा टॉपिक ही कवर कर रहे हैं पंचायती राज से संबंधित, तो इसमें सारे प्रश्न आएंगे, तो आप थोड़ा सा सस्पेंस रहें। बताइए जरा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ऑप्शन है भाग 4 का क, भाग 9 का क, या भाग 14 का क, या भाग 22 में। बताना है कि नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किस भाग में है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 9 के क में। तो देखिए आपको बता दें कि नगर पालिका एक प्रशासनिक इकाई है, आप सभी जानते हैं। इसको स्पष्ट रूप से एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अकॉर्डिंग इसको परिभाषित किया जाता है, जिसमें पर्टिकुलर जनसंख्या इसमें दी गई होती है। तो आपको बता दें कि नगर पालिका शहरों के रूप में माना जाता है, जो शहर होते हैं वहाँ नगर पालिका स्थित होती है। और देखें तो ना तो ये बहुत, देखें नगर पालिका के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि ना तो ये बहुत छोटे गांव होते हैं, ना ही बहुत बड़े शहर होते हैं। जो मीडियम लेवल के शहर होते हैं वहाँ नगर पालिका मानी जाती है। ठीक है ना। तो और चीज़ दूसरा बता दें कि नगर पालिकाओं का रूल्स रहता है लगभग 20,000 पीपल्स, 20,000 पब्लिक के अंडर में जो एरिया होता है वहाँ नगर पालिका स्थापित रहती है। ठीक है ना, इतना काफ़ी है। और बाकी का आगे क्वेश्चन में हम बताते हैं कि इसके बाद जो ओवर ज़्यादा जनसंख्या होती है, जैसे 5 लाख तक का इसमें है, 5 लाख तक की जनसंख्या जहां निवास करती है वो नगर निगम के अंतर्गत आता है। तो आपको बता दें कि ये संविधान के भाग 9 के क वाले भाग में नगर पालिका के इससे संबंधित प्रावधान दिया गया है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है भाग 3, ऑप्शन बी है भाग 4, ऑप्शन सी 5, और ऑप्शन डी है 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 4। भाग 4 में कही गई है
तो इसमें देख लेते हैं कि पंचायतों का, ग्राम पंचायतों की स्थापना का देखिए भाग 4 में है, जो है आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 सॉरी आर्टिकल 40 में आएगा ये। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत के गठन और उनकी शक्तियों के बारे में बात की गई है, और लेकिन इनको एक संवैधानिक दर्जा नहीं मिला है। तो आपको बता दें कि संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन 1992 में जो हुआ था, 1992 में जो 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था, तो उसके अकॉर्डिंग भाग 4 में इसे वर्णित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? क्या हो गया? नहीं, चलिए इसका बताइए क्या उत्तर होगा। राज्य सरकारों को ये अधिकार है कि ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। कौन सा आर्टिकल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 40। इसमें ग्राम पंचायतों का संगठन, राज्य ग्राम पंचायत को संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनसे ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने और बनाने के रूप में आवश्यक होती हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 5। संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या लिखित है, क्या सम्मिलित है? 11वीं अनुसूची में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ग्राम पंचायतों का कार्यालय, कार्यक्रम या मूल अधिकार या मूल कर्तव्य, 11वीं अनुसूची में किसके बारे में वर्णन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, पंचायतों का कार्यक्रम। तो आपको बता दें कि 11वीं अनुसूची में पंचायतों का कार्यक्रम इससे संबंधित निर्देश है, जो कि 73वां संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग ये लागू हुआ था 1992 में। ठीक है, 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसके अकॉर्डिंग। और इसमें जो है कुल मिला के आपको बता दें 29 विषय सम्मिलित है, 29 विषय सम्मिलित है। और इस अनुसूची में पंचायत की शक्तियां, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, देख लीजिए, लिख लीजिए थोड़ा सा पंचायतों की प्रमुख शक्तियां। तो इसमें बता दें कि ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क, बाजार को नियंत्रित करना, सड़कों को जोड़ना, पानी, ये सारे विषय सम्मिलित हैं। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न नंबर 6 है कि पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? ऑप्शन ए है सत्ता के केंद्रीकरण पर, ऑप्शन बी सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, ऑप्शन सी प्रशासक व जनता के सहयोग पर, या उपयुक्त सभी। देखिए आंसर पहले से टिक हो गया, तो आप लोग समझ जाइए कि सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। मतलब कि आपको जो ग्राम पंचायत स्थानीय लेवल पे जो प्रशासन है, तो जो सत्ता का विकेंद्रीकरण मतलब सत्ता एक ही व्यक्ति के अंडर में ना रहे, सभी के पास डिवाइड रहे। तो छोटे लेवल पे जो ग्राम पंचायत काम करते हैं, फिर उससे बड़े लेवल पे राज्य सरकार और फिर केंद्र सरकार। तो ठीक है ना।
अगला है प्रश्न नंबर 7, पंचायती राज प्रदान करता है। ऑप्शन देखें, पिछड़े क्षेत्रों का कृषि विकास, ऑप्शन बी स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, ऑप्शन सी है ग्रामीण स्तर पर उचित राजस्व का संचालन, ऑप्शन डी है देहाती क्षेत्र में शिक्षा का फैलाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट होगा। स्थानीय सुशासन, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, इसका अर्थ है कि स्थानीय लोगों की भागीदारी तथा स्थानीय शासन की व्यवस्था सुचारू रूप से करना और उस व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाना जिससे समस्या का निदान भी हो सके और लोकतांत्रिक स्वरूप की निचले स्तर पर स्वस्थ व्यवस्था भी स्थापित हो सके। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। बीपीएससी 1999 में पूछा गया प्रश्न है, ध्यानपूर्वक पढ़ें, इसका जवाब दीजिए। ऑप्शन ए देख लीजिए। ऑप्शन ए है कि ग्रामवासियों के बीच प्रतिबंध को बढ़ाना। क्या ऐसा कोई हो सकता है प्रावधान? प्रधान लक्ष्य ऐसा कोई लक्ष्य हो नहीं सकता। दूसरा, चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना। ऐसा भी कुछ नहीं भाई, सभी लोग थोड़ी ना लड़ते हैं। ऑप्शन सी है कि ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। हाँ, ये ऑप्शन हो सकता है। तो इसका राइट आंसर भी यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कि पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना है जिससे वे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियां बना सके और उन्हें लागू भी कर सकें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये यूपीपीसीएस मेंस 2004 में पूछा गया। ऑप्शन है इसके, कृषि उत्पाद को बढ़ावा देना, रोजगार सृजित करना, जनता को राजनीतिक रूप में जागृत करना या जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्यों? देखिए, प्रश्न जो हमने पहले पढ़ा वो भी सेम ही क्वेश्चन था और जो अभी हमने पढ़ रहे हैं ये भी प्रश्न सेम ही है। तो आपको बता दें कि इसका राइट आंसर ये क्यों है कि जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। देखिए, पंचायती राज एक दर्शन और एक विचारधारा भी है, ध्यान रखिए, एक दर्शन और एक विचारधारा के रूप में जाना जाता है। दूसरा है कि पंचायती राज शासन सत्ता को आम लोगों तक पहुंचाने का एक प्रमुख साधन भी है, अर्थात यह सहभागी लोकतंत्र का पर्याय है। और 1957 में जो आपको पता है कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर गांधी जयंती पे 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से सबसे पहले पंचायती राज को लागू किया गया था। ठीक है ना। बलवंत राय मेहता कमेटी जो कि कब गठित हुई थी? 1957 में गठित हुई थी, जिसमें कि राजस्थान के नागौर जिले से स्टार्ट होती है 2 अक्टूबर 1959 से। अगला प्रश्न है, 73वां संवैधानिक संशोधन संबंध किससे है? संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? यूपीपीसीएस 2004 का प्रश्न है। ऑप्शन देखें, मुद्रा विनिमय, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी पंचायती राज, ऑप्शन डी है आरबीआई। ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे कि 73वां संवैधानिक संशोधन जो था वो पंचायती राज से संबंधित था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको पता होगा कि पंचायती राज 1992 से संवैधानिक स्तर पर लागू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है कि 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। बीपीएससी 2002 में पूछा गया प्रश्न है, राष्ट्रपति के महाभियोग से शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों के
आरक्षण या जो भी कुछ संशोधन के बारे में होगा। अगला है पंचायती राज प्रणाली से। ऑप्शन डी है चुनाव आयोग की आरक्षण से नियुक्ति से। तो आप समझ गए होंगे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज प्रणाली से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, ये बीपीएससी 2002 में पूछा गया प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था प्रणाली की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है इसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई थी और संविधान का अनुच्छेद 40 जो था राज्यों के ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा कि पंचायती राजों का प्रावधान के अनुसार आर्टिकल 40। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। थोड़ा आप दिमाग पर जोर देंगे तो आपको याद आएगा कि हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 73वां संवैधानिक संशोधन। इसमें आपको बता दें कि 1992 से पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक स्तर पर लागू हो गया था। अगला है प्रश्न नंबर 14, कहता है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। ऑप्शन देख लीजिए, 9वीं, 10वीं, 11वीं अथवा 12वीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, 11वीं अनुसूची। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1992 के तहत जोड़ा गया था। इस अनुसूची में आपको पहले भी बताया कि 29 विषय सम्मिलित है, जिसमें आपका ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क और पीने के पानी की व्यवस्था आदि इस टाइप के व्यवस्था बेसिक नीड्स के सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 15 कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। एश्योर कि आप समझ गए हैं कि 29 सब्जेक्ट की बात कर रहा है जो कि भारत के 11वीं अनुसूची में सम्मिलित है। इसमें और ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला है प्रश्न नंबर 16 कि 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है 1/3, ऑप्शन बी 2/3, ऑप्शन सी 3/4, ऑप्शन डी आधी। आधी मतलब 50%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1/3, मतलब 33% की सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होती है इसमें पंचायती राज में। आपको बता दें कि ये जो आर्टिकल है 243 ध का भाग सब क्लॉज 3, ठीक है ना। इस क्लॉज में इसके बारे में वर्णन है कि महिलाओं को 1/3 सीट पंचायती राज व्यवस्थाओं के अंतर्गत आरक्षित रहेगी, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्री के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी शामिल है। अगला है प्रश्न नंबर 17, 73वीं संविधान संशोधन के प्रावधानों को
73वां संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें मैंने आपको बताया कि 33% महिलाओं के लिए सीट आरक्षित कर दी गई है, तो ये सत्ता हस्तांतरण का ही भाग है एक प्रकार से। जो पुरुषों के हक में था उसमें से कुछ हिस्सा महिलाओं को दिया गया, और ये जो वर्णन है 243 के ध भाग के सब क्लॉज 3 में ये इसके बारे में वर्णन है, जिसमें SC/ST के महिलाओं के लिए सीट रिजर्व रहती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, कहता है कि 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है ग्राम सभा, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष निर्वाचन, ऑप्शन सी पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा, या ऑप्शन डी महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें कहा गया है कि 33% महिलाओं के लिए आरक्षित है, जो कि 73वें संविधान संशोधन में वर्णित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान, ऑप्शन बी है अप्रत्यक्ष मतदान, ऑप्शन सी है कि गुप्त मतदान, ऑप्शन डी है खुला मतदान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान। अगला है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है कि भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। इसके बाद अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें कि भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पंचायती राज संस्थानों के चुनावों में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये एक छोटा सा प्रयास है आप तक कुछ नॉलेज पहुंचाने का। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और इसको लाइक भी करें, और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। हम सारे सब्जेक्ट के कवर करेंगे। अभी हमने पॉलिटी में पंचायती राज के बारे में पढ़ा है, हम इसके बाद में हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स के बारे में, एंड साइंस के क्वेश्चन भी हम इसमें कवर करेंगे। साइंस आपको बता दें कि किसी भी एग्जाम्स में, जो कि एक अच्छे लेवल के एग्जाम्स होते हैं, जो SSC लेवल के एग्जाम होते हैं बैंक के, और या फिर रेलवे के जो एग्जाम्स हैं, तो इसमें खासकर ये पूछा जाता है। ये साइंस के क्वेश्चन ऑब्वियसली पूछा ही जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा सपोर्ट करिए, हम आपको पूरा डेटा आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।